बच्चा दो टू लर्न रिट्रीव 2011 के अंत में एक दोपहर माइक एबरसोल्ड को एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में बुलाया गया, जहां एक विस्कॉन्सिन के हिरण शिकारी को बेहोश अवस्था में एक मक्के के खेत में पड़ा पाया गया था। उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से में खून था और जो लोग उसे ढूंढकर अस्पताल लाए थे उन्होंने सोचा कि शायद वह लड़खड़ा कर गिरा होगा और किसी चीज़ से सिर टकरा लिया होगा। एबरसोल्ड एक न्यूरोसर्जन हैं। चोट से मस्तिष्क बाहर आ रहा था और उन्होंने इसे बंदूक की गोली से लगी चोट के रूप में पहचाना। शिकारी को आपातकालीन कक्ष में होश आ गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसे चोट कैसे लगी तो उसे कुछ याद नहीं था। बाद में इस घटना को याद करते हुए एबरसोल्ड ने कहा, किसी ने कुछ दूरी से शायद 12 गेज शॉटगन चलाई होगी, जो भगवान ही जाने कितनी दूरी तय करके इस व्यक्ति के सिर के पीछे लगी, उसकी खोपड़ी को तोड़ा और करीब 1 इंच तक मस्तिष्क में घुस गई। गोली शायद लगभग अपनी पूरी ताकत खो चुकी थी, नहीं तो और गहराई तक जाती। एबरसोल्ड लंबे और पतले हैं और उनके पूर्वजों में डकोटा के प्रमुख वपाशा और फ्रेंच फर व्यापारी रोक शामिल हैं, जिन्होंने मिसिसिपी नदी घाटी के इस क्षेत्र में बस्ती बसाई थी, जहां बाद में मायो भाइयों ने अपना प्रसिद्ध क्लिनिक स्थापित किया। एबरसोल्ड की औपचारिक शिक्षा में 4 साल का कॉलेज, 4 साल का मेडिकल स्कूल और 7 साल की न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग शामिल थी, जो ज्ञान और कौशल की एक बुनियाद तैयार करती है। इस बुनियाद को उन्होंने निरंतर चिकित्सा शिक्षा कक्षाओं, अपने सहयोगियों के साथ परामर्श और मायो क्लिनिक व अन्य जगहों पर अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से और मजबूत किया। उनका स्वभाव मिडवेस्ट की विनम्रता को दर्शाता है, जो उनकी शानदार करियर की सूची को छुपा लेता है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल मरीज शामिल हैं जिन्होंने उनकी सेवाएं लीं। जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को घुड़सवारी से गिरने के बाद इलाज की ज़रूरत पड़ी तो एबरसोल्ड ने सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में भाग लिया। जब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख प्रतिबिंबन कई संज्ञानात्मक गतिविधियों कॉग्निटिव एक्टिविटीज को शामिल करता है, जो सीखने को मजबूत बनाती है। स्मृति से जान और पहले के प्रशिक्षण को पुनः प्राप्त करना, इन्हें नए अनुभवों से जोड़ना और ये कल्पना करना और मानसिक रूप से अभ्यास करना कि अगली बार आप क्या अलग तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार का प्रतिबिंबन मूल रूप से एबरसोल्ड को सिर के पिछले हिस्से की साइनस नस की मरम्मत के लिए एक नई तकनीक आजमाने के लिए प्रेरित किया। यह तकनीक उन्होंने अपने मन में और ऑपरेटिंग रूम में तब तक अभ्यास की जब तक ये एक रिफ्लेक्स जैसी प्रक्रिया नहीं बन गई जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, खासकर जब आपका रोगी 200 घन सेंटीमीटर प्रति मिनट रक्त बहा रहा हो। नए सीखने को तब सुनिश्चित करने के लिए जब इसकी आवश्यकता हो, एबरसोल्ड बताते हैं, आप उन चीजों की सूची याद करते हैं जिनकी किसी विशेष स्थिति में चिंता करनी होती है, कदम A, B, C और D, और आप उनका बार बार अभ्यास करते हैं। फिर वह समय आता है जब आप एक कठिन परिस्थिति में होते हैं और ये कदमों को सोचने का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सही कार्रवाई रिफ्लेक्सिव तरीके से करने का हो जाता है। जब तक आप इस प्रक्रिया को बार बार याद नहीं करते, ये रिफ्लेक्स नहीं बन पाएगी। जैसे एक रेस कार ड्राइवर एक कठिन स्थिति में या एक क्वार्टरबैक टैकल से बचते हुए आपको रिफ्लेक्स के आधार पर कार्य करना पड़ता है, सोचने का समय आने से पहले। इसे बार बार याद करना, बार बार अभ्यास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक बच्चा धागे पर क्रैनबेरी पिरोता है और उसे पेड़ पर लटकाने जाता है, लेकिन पाता है कि वे दूसरे सिरे से फिसल गई है। बिना गांठ के धागा नहीं बनता, बिना गांठ के कोई हार नहीं बनता, कोई मोतियों वाला बैग नहीं बनता, कोई शानदार गलीचा नहीं बनता। पुनः प्राप्त करना स्मृति के लिए गांठ बांधने जैसा है। बार बार पुनः प्राप्त करना इसे मजबूत करता है और एक लूप जोड़ता है ताकि यह पक्का हो जाए। वॉट 45 से ही मनोवैज्ञानिक भूलने के वक्र फॉरगेटिंग कर्व्स का नक्शा बना रहे हैं, जो दिखाते हैं कि हमारी स्मृति कितनी तेजी से फिसलती है। बहुत ही कम समय में हम लगभग 70% उन चीजों को खो देते हैं जो हमने अभी सुनी या पढ़ी होती हैं। इसके बाद भूलने की गति धीमी हो जाती है और शेष 10% धीरे धीरे कम होती है। लेकिन पाठ स्पष्ट है, बेहतर सीखने के लिए एक केंद्रीय चुनौती भूलने की प्रक्रिया को बाधित करने का तरीका खोजना है। सीखने के एक उपकरण के रूप में पुनः प्राप्त करने की शक्ति को मनोविज्ञान में
परीक्षण प्रभाव टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे सामान्य रूप है स्कूलों में सीखने को मापने और ग्रेड देने के लिए परीक्षण करना। लेकिन हमने लंबे समय से जाना है कि स्मृति से ज्ञान को पुनः प्राप्त करने का कार्य उस ज्ञान को भविष्य में दोबारा बुलाना आसान बना देता है। स्मृति पर अपने निबंध में अरिस्टोटल ने लिखा, किसी चीज को बार बार याद करने का अभ्यास स्मृति को मजबूत करता है। फ्रांसिस बेकन और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने भी इस घटना के बारे में लिखा। आज हम अनुभवजन्य अनुसंधान से जानते हैं कि पुनः प्राप्त करने का अभ्यास मूल सामग्री को दोबारा पढ़ने की तुलना में सीखने को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से स्थिर करता है। इसे पुनः प्राप्ति अभ्यास प्रभाव, रिट्रीवल प्रैक्टिस इफेक्ट भी कहा जाता है। सबसे प्रभावी होने के लिए पुनः प्राप्ति को बार बार अलग अलग समय पर किया जाना चाहिए ताकि पुनः स्मरण एक यांत्रिक रटने के बजाय कुछ संज्ञानात्मक प्रयास की मांग करे। बार बार पुनः स्मरण से ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति मस्तिष्क में एक सुसंगत रूप में संचित हो जाती है और ज्ञान को बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए तंत्रिका मार्गों को मजबूत और कई गुना बढ़ा देती है। हाल के दशकों में अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो बात माइक एबरसोल्ड, हर अनुभवी क्वार्टरबैक, जेट पायलट और किशोर टेक्स्टर अपने अनुभव से जानते हैं कि बार बार पुनः प्राप्ति ज्ञान और कौशल को इस हद तक आत्मसात कर सकती है कि वे रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। मस्तिष्क सोचने के लिए समय मिलने से पहले कार्य करता है। फिर भी अनुसंधान और व्यक्तिगत अनुभव हमें सीखने के उपकरण के रूप में परीक्षण की शक्ति के बारे में जो बताते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक सेटिंग्स में शिक्षक और छात्र शायद ही कभी इसका उपयोग करते हैं। ये तकनीक पारंपरिक शैक्षणिक सेटिंग्स में शिक्षक या छात्रों द्वारा एक शिक्षण उपकरण के रूप में शायद ही समझी या उपयोग की जाती है। में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वैज्ञानिक अध्ययन पर रिपोर्ट की जिसमें यह दिखाया गया कि जो छात्र एक पाठ पढ़ने के बाद उस पर आधारित परीक्षा देते थे, वे एक सप्ताह बाद उन छात्रों की तुलना में प्रतिशत अधिक जानकारी याद रख पाते थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। यह अच्छी खबर लगती है, लेकिन इसे कई ऑनलाइन टिप्पणियों में इस प्रकार स्वागत किया गया। एक बार फिर एक और लेखक ने सीखने और जानकारी याद रखने को गड़बड़ कर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जितना संभव हो उतना परीक्षणों से बचना चाहूंगा, खासकर जब मेरे ग्रेड डाउन पर हों। तनावपूर्ण माहौल में सीखने की कोशिश करना जानकारी को याद रखने का कोई तरीका नहीं है। किसी को यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि अभ्यास परीक्षण से याद रखने की क्षमता बेहतर होती है या नहीं। हमारे बच्चे अब कुछ खास नहीं कर सकते। कई टिप्पणीकारों ने तर्क दिया कि रटने मेमोराइजेशन की परवाह छोड़ दी जाए। शिक्षा उच्च स्तरीय कौशलों के बारे में होनी चाहिए। अगर रटना जटिल समस्या समाधान के लिए अप्रासंगिक है तो ये बात आपके न्यूरोसर्जन को मत बताना। मानकीकृत डिपेस्टिक परीक्षणों को लेकर जो केवल सीखने को मापने के लिए दिए जाते हैं, लोगों में निराशा समझ में आती है। लेकिन यह हमें उपलब्ध सबसे शक्तिशाली शिक्षण उपकरणों में से एक को समझने से दूर कर देती है। बुनियादी ज्ञान को सीखने और रचनात्मक सोच के विकास को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना एक झूठा विकल्प है। दोनों को विकसित करने की आवश्यकता है। जिस विषय का जितना अधिक ज्ञान होगा, उस पर नई समस्या को हल करने में रचनात्मकता उतनी ही सूक्ष्म हो सकती है। जैसे कि कल्पना और रचनात्मकता के अभ्यास के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही ज्ञान की मजबूत नींव के बिना रचनात्मकता एक कमजोर इमारत बनाती है। परीक्षण प्रभाव का लैब में अध्ययन परीक्षण प्रभाव टेस्टिंग इफेक्ट का अनुभवजन्य अनुसंधान में एक मजबूत आधार है। पहला बड़ा अध्ययन लांटा जेवन में प्रकाशित हुआ था। इसमें कक्षा थाई, सेक्स और आर्ट के बच्चों ने हुज हू इन अमेरिका से संक्षिप्त जीवनी पढ़ी। कुछ बच्चों को अध्ययन के दौरान सामग्री से नजर हटाकर चुपचाप अपने आप से इसे दोहराने को कहा गया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे बस सामग्री को पढ़ते रहे। अध्ययन अवधि के अंत में सभी बच्चों से पूछा गया कि वे क्या याद कर सकते हैं। ये याद परीक्षण 3-4 घंटे बाद फिर दोहराया गया। बच्चे दोहराव में लगे हुए थे। उन्होंने बेहतर स्मृति प्रदर्शन दिखाया। सबसे अच्छे परिणाम उन बच्चों से आए जिन्होंने अध्ययन का लगभग 60% समय दोहराव में बिताया।
नॉन-नाइज एंड 3D नाइज में प्रकाशित एक दूसरे प्रमुख अध्ययन में आयोवा के 4,000 से अधिक छठी कक्षा के छात्रों का परीक्षण किया गया। बच्चों ने शास्त्रीय शब्दों वाले लेख पढ़े और फिर अलग अलग समय पर परीक्षण दिए गए, इससे पहले कि 2 महीने बाद अंतिम परीक्षण लिया जाए। इस प्रयोग ने 2 दिलचस्प परिणाम दिखाए। पहला, जितना अधिक पहला परीक्षण विलंबित किया गया, भूलने की दर उतनी अधिक थी। दूसरा, एक बार जब किसी छात्र ने परीक्षण दे दिया, भूलने की प्रक्रिया लगभग रुक गई और बाद के परीक्षणों में उनके स्कोर में बहुत कम गिरावट आई। विनाइंस एंड सर्डीट के आसपास परीक्षण को एक अनुसंधान उपकरण के रूप में उपयोग करना कम हो गया, क्योंकि परीक्षण भूलने को बाधित करता है। इसलिए इसे भूलने को मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विषय को दूषित करता है। 1967 में परीक्षण प्रभाव में रुचि फिर से बढ़ी जब एक अध्ययन ने दिखाया कि जिन शोध विषयों को 36 शब्दों की सूची दी गई थी, उन्होंने बार बार परीक्षण से उतना ही सीखा जितना कि उन्होंने बार बार अध्ययन से सीखा। इन परिणामों ने सामान्य विश्वास को चुनौती दी और परीक्षण को एक शिक्षण उपकरण के रूप में संभावित रूप से उपयोग करने के लिए शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। इन ज़ेबदियात में शोधकर्ताओं ने पाया कि एक साथ किया गया अध्ययन तुरंत परीक्षण में उच्च स्कोर देता है, लेकिन पुनर्स्मरण का अभ्यास करने की तुलना में तेज भूलने का कारण बनता है। प्रारंभिक परीक्षण के 2 दिन बाद क्रैमर्स ने उस सामग्री का 80% भूल गए, जबकि जिन्होंने पुनर्स्मरण का अभ्यास किया उन्होंने केवल 10% सामग्री को भुलाया। एक अन्य अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई कि कई परीक्षणों का दीर्घकालिक स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्रों ने एक कहानी सुनी जिसमें शीशी ठोस वस्तुओं का नाम था। जिन छात्रों का तुरंत परीक्षण किया गया, उन्होंने प्रारंभिक परीक्षण में 53% वस्तुओं को याद किया, लेकिन 1 सप्ताह बाद यह घटकर 39% रह गया। दूसरी ओर जिन छात्रों को 1 सप्ताह बाद तक परीक्षण नहीं दिया गया, उन्होंने केवल 29% सामग्री को याद किया। इस प्रकार एकल परीक्षण ने 1 सप्ताह बाद प्रदर्शन में 9% सुधार किया। लेकिन 3 त्वरित परीक्षणों का प्रभाव एक परीक्षण की तुलना में क्या होगा? एक अन्य समूह के छात्रों का 3 बार परीक्षण किया गया और 1 सप्ताह बाद वे 53% वस्तुओं को याद करने में सक्षम थे, जो कि एक परीक्षण वाले समूह के प्रारंभिक परीक्षण के समान था। वास्तव में 3 परीक्षण प्राप्त करने वाले समूह को भूलने के खिलाफ टीकाकरण किया गया था, जबकि एक परीक्षण प्राप्त करने वाले समूह ने उन छात्रों की तुलना में अधिक याद रखा जिन्होंने पहले प्रदर्शन के तुरंत बाद कोई परीक्षण नहीं दिया। इस प्रकार और बाद के अनुसंधान के अनुसार पुनः स्मरण अभ्यास के कई सत्र आमतौर पर एक सत्र की तुलना में बेहतर होते हैं, विशेष रूप से यदि परीक्षण सत्रों के बीच अंतराल हो। एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि किसी विषय से किसी शब्द के गायब अक्षरों को भरने के लिए कहना भी उस शब्द की बेहतर याददाश्त का कारण बनता है। उदाहरण के लिए एक शब्द जोड़ी सूची पर विचार करें। फुट शू जैसी जोड़ी के लिए जिन्होंने पूरी जोड़ी का अध्ययन किया, उनकी बाद की स्मरण क्षमता उन लोगों की तुलना में कम थी जिन्होंने जोड़ी को एक संकेत के रूप में अध्ययन किया, जैसे फुट SE। यह प्रयोग शोधकर्ताओं ने उत्पादन प्रभाव जनरेशन इफेक्ट का प्रदर्शन करने के लिए किया। जोड़ी के उत्तर को संकेत के आधार पर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मामूली प्रयास ने लक्षित शब्द की स्मृति को मजबूत किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अध्ययन में पाया गया कि बाद के परीक्षणों में जोड़ी को याद करने की क्षमता तब अधिक थी जब अभ्यास पुनर्स्मरण को 20 अन्य शब्द जोड़ियों के बाद विलंबित किया गया था, बनिस्बत इसके तुरंत बाद। ऐसा क्यों होगा? एक तर्क ने सुझाव दिया कि विलंबित पुनर्स्मरण द्वारा आवश्यक अधिक प्रयास ने स्मृति को बेहतर तरीके से ठोस किया। शोधकर्ताओं ने यह जानने के लिए परीक्षण अनुसूची पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया कि क्या परीक्षण का समय मायने रखता है। उत्तर है हाँ। जब पुनर्स्मरण अभ्यास को अंतराल में किया जाता है, जिसे परीक्षणों के बीच थोड़ा भूलने का समय मिलता है, तो यह दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत बनाता है, बनिस्बत जब यह बार बार किया जाए। शोधकर्ताओं ने अपनी जांच को लैब से बाहर और कक्षा में ले जाने के अवसरों की तलाश शुरू की।
उन सामग्रियों का उपयोग करते हुए जिन्हें छात्रों को स्कूल में सीखना आवश्यक होता है। प्राकृतिक स्थितियों में परीक्षण प्रभाव का अध्ययन 2005 में हमने और हमारे सहयोगियों ने पास के कोलंबिया, इलिनॉइस के एक मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल रोजर चैम्बरलेन से एक प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। पुनस्मरण अभ्यास के सकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित लैब सेटिंग्स में कई बार प्रदर्शित किया गया था, लेकिन नियमित कक्षा सेटिंग में शायद ही कभी। क्या कोलंबिया मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक, बच्चे और अभिभावक ये देखने के लिए एक अध्ययन में भाग लेने को तैयार होंगे कि प्राकृतिक स्थितियों में परीक्षण प्रभाव कैसे काम करता है? चैम्बरलेन को कुछ चिंताएं थीं। अगर यह केवल रटने के बारे में था तो उन्हें खास दिलचस्पी नहीं थी। उनका उद्देश्य स्कूल के छात्रों को उच्च स्तर के सीखने, विश्लेषण, संश्लेषण और अनुप्रयोग तक ले जाना था, और उन्हें अपने शिक्षकों को लेकर भी चिंता थी जो एक ऊर्जावान फैकल्टी थी और जिनके पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को वह बाधित करना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर अध्ययन के परिणाम जानकारीपूर्ण हो सकते थे और भागीदारी कक्षाओं के लिए स्मार्ट बोर्ड और क्लिकर, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली जैसे प्रलोभन लाएगी। नई तकनीक के लिए धन हमेशा सीमित होता है। छठी कक्षा की सामाजिक अध्ययन शिक्षिका पैट्रिस बैन इसे आजमाने के लिए उत्सुक थीं। शोधकर्ताओं के लिए कक्षा में काम करने का मौका आकर्षक था और स्कूल की शर्तें स्वीकार की गई। अध्ययन को मौजूदा पाठ्यक्रम, पाठ योजनाओं, परीक्षण प्रारूपों और शिक्षण विधियों के भीतर न्यूनतम रूप से हस्तक्षेपकारी बनाना होगा। वही पाठ्य पुस्तकें इस्तेमाल की जाएंगी। कक्षा में एकमात्र अंतर कभी कभी छोटे छोटे क्विज का परिचय होगा। अध्ययन 3 सेमेस्टर 1.5 साल तक चलेगा, जिसमें सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के कई अध्याय शामिल होंगे, जैसे प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। परियोजना ड्यूफार्मजेस में शुरू की गई। ये एक अच्छा निर्णय साबित होगा। छह सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं के लिए एक शोध सहायक पूजा अग्रवाल ने क्विज की एक श्रृंखला तैयार की, जो छात्रों को शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से लगभग 1/3 सामग्री पर आधारित थी। ये क्विज नो स्टेक्स थे, जिसका मतलब था कि उनके स्कोर को ग्रेड में शामिल नहीं किया गया। प्रत्येक क्विज के लिए शिक्षक कक्षा से बाहर चली जाती थीं, ताकि यह पता न चल सके कि किस सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है। कक्षा की शुरुआत में एक क्विज दिया गया, जिसमें उन सामग्रियों पर सवाल थे जिन्हें पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन होमवर्क में शामिल था। दूसरा क्विज कक्षा के अंत में दिया गया, जब शिक्षक ने दिन का पाठ पढ़ा दिया, और एक रिव्यू क्विज प्रत्येक यूनिट परीक्षा से 24 घंटे पहले दिया गया। यह चिंता थी कि यदि छात्र क्विज की गई सामग्री पर अंतिम परीक्षा में बेहतर स्कोर करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि क्विज के दौरान सामग्री को फिर से पढ़ाने के कारण ही यह बेहतर परिणाम है, न कि पुनस्मरण अभ्यास, रिट्राइवल प्रैक्टिस के कारण। इसे रोकने के लिए कुछ गैर क्विज की गई सामग्री को क्विज सामग्री के साथ जोड़ा गया और उन्हें केवल समीक्षा कथनों के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे नाइल नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, जिसमें पुनस्मरण की आवश्यकता नहीं थी। कुछ कक्षाओं में तथ्यों को क्विज किया गया, जबकि अन्य में इन्हें केवल पढ़ाया गया। क्विज में कक्षा के समय का केवल कुछ ही मिनट लगता था। जब शिक्षक कक्षा से बाहर चली जाती थी, तो अग्रवाल ने एक श्रृंखला की स्लाइड्स बोर्ड पर प्रोजेक्ट की और उन्हें छात्रों को पढ़कर सुनाया। प्रत्येक स्लाइड में या तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न या तथ्यात्मक कथन होता था। जब स्लाइड में प्रश्न होता था, तो छात्र क्लिकर, हैंडहेल्ड रिमोट का उपयोग करके अपने उत्तर A, B, C या D के रूप में दर्ज करते थे। जब सभी ने उत्तर दे दिया, तो सही उत्तर बताया जाता था, ताकि छात्रों को अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिले। यूनिट परीक्षाएं शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सामान्य पेंसिल और कागज की परीक्षाएं थीं। सेमेस्टर के अंत और साल के अंत में भी परीक्षाएं दी गईं। इन परीक्षाओं में सभी सामग्री शामिल थी जो शिक्षक के सामान्य पाठ, गृह कार्य, वर्कशीट आदि के माध्यम से पढ़ाई गई थी। लेकिन छात्रों को सामग्री के 1/3 हिस्से पर 3 बार क्विज किया गया था और अन्य 1/3 को केवल 3 बार अतिरिक्त अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया था। बाकी सामग्री को कक्षा में न तो क्विज किया गया
और न ही अतिरिक्त रूप से दोहराया गया। परिणाम प्रभावशाली थे। जिन सामग्रियों पर क्विज किया गया था उन पर बच्चों ने बिना क्विज की गई सामग्री की तुलना में पूरे 1 ग्रेड स्तर अधिक स्कोर किया। इसके अलावा जिन सामग्रियों को केवल तथ्यात्मक कथनों के रूप में पढ़ाया गया था लेकिन क्विज नहीं किया गया, उनके परिणाम गैर दोहराई गई सामग्री के समान ही थे। एक बार फिर केवल पुनः पढ़ाई करने से ज्यादा मदद नहीं मिलती। डुएजेड में यह शोध 8वीं कक्षा की विज्ञान कक्षाओं में विस्तारित किया गया, जिसमें आनुवंशिकी, विकास और शरीर रचना शामिल थे। विधि वही रही और परिणाम उतने ही प्रभावशाली थे। 3 सेमेस्टर के अंत में 8वीं कक्षा के छात्रों ने उन विज्ञान सामग्रियों पर औसतन 79% स्कोर किया जिन पर क्विज नहीं किया गया था, जबकि क्विज की गई सामग्रियों पर उन्होंने 92% A- स्कोर किया। 8 महीने बाद साल के अंत की परीक्षाओं में भी यह प्रभाव बना रहा, जिससे पुष्टि होती है कि पुनःस्मरण अभ्यास के दीर्घकालिक लाभ हैं। यदि पुनःस्मरण अभ्यास को जारी रखा गया होता और महीने में 1 बार कराया गया होता तो प्रभाव और भी अधिक हो सकता था। इन अध्ययनों से जो सबक मिला है उसे कोलंबिया मिडिल स्कूल के कई शिक्षकों ने अपना लिया है। शोध अध्ययन के समापन के बहुत बाद तक पैट्रिस बैन की 6ठी कक्षा की सामाजिक अध्ययन कक्षाएं आज भी पाठ से पहले क्विज, पाठ के बाद क्विज और फिर चैप्टर टेस्ट से पहले एक रिव्यू क्विज का अनुसरण करती हैं। जॉन वेहनबर्ग, जो एक 8वीं कक्षा के इतिहास के शिक्षक हैं और इस शोध का हिस्सा नहीं थे, ने पुनःस्मरण अभ्यास को अपनी कक्षा में कई तरीकों से शामिल किया है, जिसमें क्विजिंग भी शामिल है। वह अपनी वेबसाइट पर फ्लैश कार्ड और खेल जैसे अतिरिक्त ऑनलाइन उपकरण भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दास्ता के इतिहास पर पाठ पढ़ने के बाद उनके छात्रों से उन 10 तथ्यों को लिखने के लिए कहा जाता है जो उन्होंने पाठ पढ़ने से पहले नहीं जानते थे। पुनःस्मरण अभ्यास करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में 7, 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्र जिन्हें अपनी पढ़ने और समझने की क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता थी, मिशेल स्पाइवी की अंग्रेजी कक्षा में बैठे हुए अपनी किताबें खोले हुए एक मजेदार कहानी पढ़ रहे थे। प्रत्येक छात्र को एक पैराग्राफ जोर से पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। जहां किसी छात्र को अटकाव हुआ, वहां मिस स्पाइवी ने उसे फिर से पढ़ने को कहा। जब उसने सही पढ़ लिया तो उन्होंने कक्षा से उस अंश का अर्थ समझाने और यह बताने को कहा कि पात्रों के दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है। यह प्रक्रिया पुनःस्मरण और विस्तार, रिट्रीवल एंड एलैबोरेशन की थी, जिसके लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। कोलंबिया मिडिल स्कूल में क्विज कोई बोझिल गतिविधि नहीं है। शोध अध्ययन के बाद छात्रों से इस विषय पर उनके विचार पूछे गए। 64% छात्रों ने कहा कि क्विज ने उनकी यूनिट परीक्षाओं की चिंता को कम कर दिया और 89% ने महसूस किया कि इससे सीखने में वृद्धि हुई। बच्चों ने उन दिनों निराशा व्यक्त की जब क्लिकर का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि यह गतिविधि शिक्षक के व्याख्यान को तोड़कर इसे रोचक बना देती थी। जब प्रिंसिपल चैम्बरलेन से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि अध्ययन के परिणाम क्या दर्शाते हैं, तो उन्होंने सीधे उत्तर दिया, पुनःस्मरण अभ्यास का बच्चों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह हमें बता रहा है कि यह मूल्यवान है और शिक्षकों को इसे अपनी शिक्षण तकनीकों में शामिल करने की सलाह दी जाती है। क्या ऐसे ही प्रभाव बाद की उम्र में भी देखे जाते हैं? एंड्रयू सोबेल वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। यह एक व्याख्यान आधारित पाठ्यक्रम है जिसमें 160 स्टूडेंट एक्सेप्टेंस छात्र, ज्यादातर फ्रेशमैन और सोफोमोर शामिल होते हैं। कई वर्षों के दौरान उन्होंने उपस्थिति में गिरावट का एक बढ़ता हुआ मुद्दा देखा। सेमेस्टर के मध्य तक किसी भी दिन कक्षा में 2.35% छात्र अनुपस्थित रहते थे, जबकि सेमेस्टर की शुरुआत में केवल 10% अनुपस्थित होते थे। यह समस्या उनके पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी। वे कहते हैं कि कई प्रोफेसर छात्रों को अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स दे देते हैं, जिससे छात्र कक्षा में आना बंद कर देते हैं। सोबेल ने इसका मुकाबला करने के लिए अपने स्लाइड्स साझा करना बंद कर दिया, लेकिन सेमेस्टर के अंत तक कई छात्र फिर भी कक्षा में आना बंद कर देते थे। पाठ्यक्रम में 2 बड़े टेस्ट, एक मिड टर्म और एक फाइनल शामिल थे।
उपस्थिति में सुधार के लिए कोई तरीका खोजते हुए सोबेल ने बड़े टेस्ट को हटाकर 9 पॉप क्विज रख दिए। चूंकि ये क्विज अनियोजित होते थे और कोर्स ग्रेड तय करते थे, छात्रों को सलाह दी गई कि वे कक्षा में उपस्थित रहें। परिणाम निराशाजनक थे। सेमेस्टर के दौरान 1/3 या उससे अधिक छात्रों ने पाठ्यक्रम छोड़ दिया। मुझे अपने शिक्षण समीक्षाओं में भारी आलोचना मिली, सोबेल ने हमें बताया। छात्र इसे नफरत करते थे। यदि वे किसी क्विज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो वे खराब ग्रेड से बचने के लिए पाठ्यक्रम छोड़ देते थे। जो बने रहते थे उनके बीच विभाजन स्पष्ट था, जो काम करते थे और जो नहीं करते थे। इस भारी प्रतिरोध के कारण उन्हें पुराने प्रारूप व्याख्यानों के साथ मिड टर्म और फाइनल परीक्षा को पुनर्स्थापित करना पड़ा। कुछ साल बाद एक प्रस्तुति सुनने के बाद, जिसमें परीक्षण के लाभों के बारे में चर्चा की गई थी, उन्होंने सेमेस्टर के दौरान तीसरे बड़े टेस्ट को जोड़ने का फैसला किया। इससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हुआ, लेकिन उतना नहीं जितनी उन्होंने आशा की थी। डेस्क और उपस्थिति की समस्याएं बनी रहीं। उन्होंने फिर पाठ्यक्रम में बदलाव किया। इस बार उन्होंने घोषणा की कि सेमेस्टर के दौरान 9 क्विज होंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे कब होंगे। कोई आश्चर्य नहीं और कोई मिड टर्म या फाइनल परीक्षा नहीं, क्योंकि वे अपने व्याख्यान समय को गंवाना नहीं चाहते थे। इस बार नामांकन में कमी आने के बजाय उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। पॉप क्विज के विपरीत, जिन्हें बच्चे नफरत करते हैं, ये सभी पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध थे। अगर वे चूक गए तो ये उनकी अपनी गलती थी। मैंने उन्हें चौंकाने की कोशिश नहीं की। सोबेल ने देखा कि उपस्थिति में सुधार हुआ। वे कुछ कक्षाओं को छोड़ देते थे, खासकर वसंत सेमेस्टर में, लेकिन क्विज के दिनों में वे आते थे। क्विज और पाठ्यक्रम दोनों संचयी थे और प्रश्न उन परीक्षाओं के समान थे जो वे पहले देते थे, लेकिन उत्तरों की गुणवत्ता जो वे मिड टर्म में देखते थे, मध्य सेमेस्टर तक बेहतर हो गई थी। 5 साल बाद वे इस नए प्रारूप के पक्षधर हो गए। कक्षा में चर्चाओं की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। उनके लिखित कार्य में भी बड़ा अंतर है, केवल 3 परीक्षाओं से 9 क्विज पर जाने से। सेमेस्टर के अंत तक वे उन्हें पाठ्यक्रम में कवर की गई अवधारणाओं पर पैराग्राफ लिखने लिए कहते हैं, कभी कभी एक पूर्ण पृष्ठ का निबंध, और इसकी गुणवत्ता उनके उच्चतर स्तर की कक्षाओं के समान है। कोई भी इस संरचना को डिजाइन कर सकता है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि ओह भगवान, अगर मैंने ये सालों पहले किया होता तो मैंने उन्हें और अधिक सिखाया होता। इस रणनीति को अपनाने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अब मुझे एहसास होता है कि मैं खुद को कितना भी अच्छा शिक्षक समझूं, मेरी शिक्षण क्षमता उनके सीखने का केवल एक हिस्सा है, और यह कि मैं इसे कैसे संरचित करता हूं, इसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, शायद उससे भी अधिक। इस बीच पाठ्यक्रम में नामांकन बढ़कर 45 हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। सूक्ष्मताओं का पता लगाना एंडी सोबेल का उदाहरण एक व्यक्तिगत अनुभव है, और यह संभवतः कई लाभकारी प्रभावों को दर्शाता है, जिनमें से सबसे प्रमुख यह है कि पूरे सेमेस्टर में क्विज की योजना के तहत पाठ्यक्रम सामग्री को आगे ले जाने से संचयी सीखने के प्रभाव होते हैं, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज। फिर भी उनका अनुभव उस अनुभवजन्य शोध के साथ मेल खाता है जिसे परीक्षण के प्रभावों और सूक्ष्मताओं को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग में कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर गद्य पाठ पढ़ा, जैसे कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसके बाद या तो उन्होंने प्रारंभिक अध्ययन के तुरंत बाद एक रिकॉल टेस्ट लिया या सामग्री को दोबारा पढ़ा। 2 दिन बाद जिन्होंने प्रारंभिक टेस्ट दिया था, उन्होंने उन लोगों की तुलना में सामग्री को अधिक याद रखा जिन्होंने केवल इसे दोबारा पढ़ा था, 68%, और यह लाभ 1 सप्ताह बाद भी बना रहा, 56% बनाम %। एक अन्य प्रयोग में पाया गया कि 1 सप्ताह बाद केवल अध्ययन करने वाले समूह ने जो कुछ वे शुरू में याद कर पाए थे, उसमें से 82% भूल गए, जबकि बार बार परीक्षण करने वाले समूह ने केवल 8% ही भुलाया। गलत उत्तरों पर फीडबैक देना सीखने को कैसे प्रभावित करता है? अध्ययन बताते हैं कि गलत उत्तरों पर फीडबैक देना केवल परीक्षण करने की तुलना में स्मरण को अधिक मजबूत बनाता है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ साक्ष्य यह भी दिखाते हैं कि फीडबैक में थोड़ी देरी करना
तात्कालिक फीडबैक की तुलना में दीर्घकालिक सीखने को बेहतर बनाता है। यह खोज आश्चर्यजनक है, लेकिन यह शोधकर्ताओं की उन खोजों के साथ मेल खाती है जो ये दर्शाती हैं कि हम मोटर कौशल जैसे बास्केटबॉल लेप करना या गोल्फ की गेंद को दूर ग्रीन की ओर मारना कैसे सीखते हैं। मोटर लर्निंग में देरी से फीडबैक के साथ ट्रायल और एरर एक कौशल प्राप्त करने का अधिक कठिन लेकिन प्रभावी तरीका है, जबकि तात्कालिक फीडबैक के साथ सुधार अपेक्षाकृत आसान होता है। तात्कालिक फीडबैक साइकिल पर प्रशिक्षण पहियों की तरह है। सीखने वाला जल्दी ही सुधार की निरंतर उपस्थिति पर निर्भर हो जाता है। मोटर कौशल सीखने के मामले में एक सिद्धांत यह है कि जब तात्कालिक फीडबैक दिया जाता है तो यह कार्य का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बाद में एक वास्तविक जीवन की सेटिंग में इसकी अनुपस्थिति एक स्थापित पैटर्न में अंतराल बनाती है जो प्रदर्शन को बाधित करती है। शिक्षा में कक्षा में देरी से फीडबैक देने से भी तात्कालिक फीडबैक की तुलना में दीर्घकालिक सीखने में सुधार होता है। विज्ञान विषयों पर गद्य पाठ का अध्ययन करने वाले छात्रों के मामले में कुछ को प्रश्नों का उत्तर देते समय पाठ फिर से दिखाया गया, जिससे उन्हें परीक्षण के दौरान निरंतर फीडबैक मिला जो एक ओपन बुक परीक्षा के समान था। जबकि दूसरे समूह ने अध्ययन सामग्री के बिना टेस्ट दिया और केवल बाद में उन्हें पाठ और उनके उत्तरों को देखने के लिए कहा गया। जाहिर है, ओपन बुक समूह ने तुरंत टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन्होंने टेस्ट पूरा करने के बाद सुधारात्मक फीडबैक प्राप्त किया, उन्होंने बाद के टेस्ट में सीखने को बेहतर बनाए रखा। लिखित परीक्षणों पर देरी से फीडबैक मदद करता है क्योंकि ये छात्र को समय के साथ अभ्यास का अवसर देता है। जैसा कि अगले अध्याय में चर्चा की गई है, अभ्यास को अंतराल में करने से स्मरण शक्ति में सुधार होता है। क्या कुछ प्रकार के रिट्रीवल अभ्यास लंबे समय तक सीखने के लिए अधिक प्रभावी होते हैं? ऐसे परीक्षण जो शिक्षार्थी से उत्तर प्रदान करने की मांग करते हैं, जैसे कि निबंध या लघु उत्तर परीक्षा या सिर्फ फ्लैश कार्ड के साथ अभ्यास करना, वे साधारण मान्यता परीक्षणों जैसे कि बहुविकल्पीय या सही गलत परीक्षणों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रतीत होते हैं। हालांकि यहां तक कि कोलंबिया मिडिल स्कूल में उपयोग किए गए बहुविकल्पीय परीक्षण भी मजबूत लाभ प्रदान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रिट्रीवल अभ्यास आमतौर पर सीखने के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन संकेत यह है कि जहां अधिक मानसिक प्रयास रिट्रीवल के लिए आवश्यक होता है, वहां अधिक स्मरण शक्ति रिटेंशन का परिणाम होता है। हाल के वर्षों में रिट्रीवल अभ्यास का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और इन अध्ययनों का विश्लेषण ये दिखाता है कि कक्षा में एकल परीक्षण भी अंतिम परीक्षा के अंकों में बड़ा सुधार ला सकता है, और जैसे जैसे परीक्षणों की संख्या बढ़ती है, सीखने के लाभ भी बढ़ते जाते हैं। विज्ञान अंततः जो भी सिद्धांत हमें बताएगा कि कैसे बार बार रिट्रीवल स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, अनुभवजन्य शोध हमें दिखाता है कि परीक्षण प्रभाव टेस्टिंग इफेक्ट वास्तविक है। ये कि स्मृति को पुनः प्राप्त करने का कार्य स्मृति को बदल देता है, जिससे इसे बाद में फिर से प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या रिट्रीवल अभ्यास एक अध्ययन तकनीक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग होता है? एक सर्वेक्षण में कॉलेज के छात्र इसकी प्रभावशीलता के बारे में काफी हद तक अनजान थे। एक अन्य सर्वेक्षण में केवल इमेरिट प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वे इस अध्ययन रणनीति का उपयोग करते हैं। यहां तक कि जब उन्होंने स्वयं को परीक्षण करने की बात कही तो उन्होंने ज्यादातर यह बताया कि वे ये जानने के लिए ऐसा करते थे कि वे क्या नहीं जानते हैं, ताकि वे उस सामग्री का अध्ययन कर सकें। यह परीक्षण का पूरी तरह से वैध उपयोग है, लेकिन कुछ छात्रों को यह एहसास होता है कि रिट्रीवल स्वयं अधिक स्मरण शक्ति बनाता है। क्या बार बार परीक्षण केवल रटने को तेज करने का एक तरीका है? वास्तव में शोध इंगित करता है कि परीक्षण पुनः पढ़ने की तुलना में नए संदर्भों और समस्याओं में ज्ञान के बेहतर स्थानांतरण पर की सुविधा प्रदान कर सकता है, और यह संबंधित सामग्री को बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करता है, भले ही उसका परीक्षण न किया गया हो। इस बिंदु पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिट्रीवल अभ्यास उस जानकारी को अधिक सुलभ बना सकता है जब इसे विभिन्न संदर्भों में आवश्यकता हो।
क्या छात्र सीखने के उपकरण के रूप में परीक्षण का विरोध करते हैं? छात्र आमतौर पर परीक्षणों के विचार को नापसंद करते हैं और यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों, विशेष रूप से मध्यावधि और अंतिम परीक्षाओं जैसे उच्च दांव वाले परीक्षणों के मामले में, जहां स्कोर के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। फिर भी सभी परीक्षणों के उन अध्ययनों में जिन्होंने छात्रों के दृष्टिकोण को रिपोर्ट किया, अक्सर परीक्षण किए गए छात्रों ने सेमेस्टर के अंत में अपनी कक्षाओं को उन छात्रों की तुलना में अधिक अनुकूल रूप से रेट किया जिन्हें कम परीक्षण दिया गया। जिन छात्रों का अक्सर परीक्षण किया गया, वे सेमेस्टर के अंत तक सामग्री पर पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें परीक्षाओं के लिए रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परीक्षण लेने से बाद के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है? परीक्षण के बाद छात्र उस सामग्री का अधिक समय तक पुनः अध्ययन करते हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी, और वे इससे अधिक सीखते हैं उन साथियों की तुलना में जिन्होंने परीक्षण के बिना सामग्री का पुनः अध्ययन किया। जिन छात्रों की अध्ययन रणनीतियां पुनः पढ़ने पर जोर देती हैं लेकिन स्वयं परीक्षण नहीं करती, वे अपनी महारत में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं। जिन छात्रों का परीक्षण किया गया है, उन्हें उन छात्रों पर दोहरा लाभ होता है जिन्होंने ऐसा नहीं किया। 1. ये अधिक सटीक समझ कि वे क्या जानते हैं और क्या नहीं। रिट्रीवल अभ्यास से प्राप्त सीखने की मजबूती। ऐश, क्या नियमित कम जोखिम वाले कक्षा परीक्षणों के कोई अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं? सीखने और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने के अलावा इस प्रकार के परीक्षणों का एक और फायदा यह है कि यह छात्रों की उपस्थिति में सुधार करता है। छात्रों को पता होता है कि उनकी क्विज होगी, इसलिए यह कक्षा से पहले पढ़ाई बढ़ाता है। कक्षा के अंत में परीक्षण होने पर यह कक्षा के दौरान ध्यान बनाए रखता है। यह छात्रों को यह बेहतर तरीके से समझने में सक्षम बनाता है कि वे क्या जानते हैं और किन चीजों पर उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। यह बार बार पढ़ने से पैदा होने वाले गलत धारणा, फ्लुएंसी विद द टेक्स्ट, का एक प्रभावी उपाय है जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि पाठ की धारा प्रवाहता विषय में महारत है। बार बार होने वाले कम जोखिम वाले परीक्षण छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि यह परिणामों को एक बड़े नमूने में विभाजित कर देता है। कोई भी एकल परीक्षण निर्णायक नहीं होता। इस प्रकार के परीक्षण शिक्षकों को छात्रों की समझ में अंतराल की पहचान करने और अपनी शिक्षण पद्धति को इसे भरने के लिए अनुकूलित करने में सक्षम बनाते हैं। इन परीक्षणों के लाभ चाहे ऑनलाइन शिक्षा हो या कक्षा आधारित समान रूप से होते हैं। निष्कर्ष, याददाश्त से नए ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने का अभ्यास सीखने और दीर्घकालिक स्मरण शक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह किसी भी चीज पर लागू होता है जिसे मस्तिष्क को याद रखने और भविष्य में दोबारा बुलाने के लिए कहा जाता है। तथ्य, जटिल अवधारणाएं, समस्या समाधान तकनीकें या मोटर कौशल। प्रयासपूर्ण रिट्रीवल मजबूत सीखने और स्मरण शक्ति का आधार बनाता है। हम आसानी से मान लेते हैं कि सीखना तब बेहतर होता है जब यह आसान हो, लेकिन शोध इसके विपरीत दिखाता है। जब मस्तिष्क को मेहनत करनी पड़ती है तो सीखना बेहतर तरीके से टिकता है। सीखने को प्राप्त करने का जितना अधिक प्रयास किया जाता है, बशर्ते आप सफल हों, रिट्रीवल के माध्यम से वह सीखना उतना ही मजबूत होता है। शुरुआती परीक्षण के बाद रिट्रीवल अभ्यास को विलंबित करना स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि विलंबित रिट्रीवल अधिक प्रयास की मांग करता है। बार बार रिट्रीवल न केवल स्मृतियों को अधिक टिकाऊ बनाता है, बल्कि उन ज्ञान को अधिक आसानी से उपलब्ध कराता है, अधिक विविध सेटिंग्स में और समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू करता है। हालांकि क्रैमिंग, जबरन याद करना, तुरंत परीक्षा के अंकों में सुधार कर सकता है, लेकिन इसका लाभ जल्दी ही गायब हो जाता है, क्योंकि पुनः पढ़ने की तुलना में रिट्रीवल अभ्यास के बाद भूलने की दर बहुत कम होती है। कक्षा में केवल एक परीक्षण रिट्रीवल भी अंतिम परीक्षा के अंकों में बड़ा सुधार ला सकता है, और कक्षा परीक्षण की आवृत्ति बढ़ने के साथ सीखने के लाभ भी बढ़ते जाते हैं। परीक्षण को शिक्षक द्वारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। छात्र कहीं भी रिट्रीवल का अभ्यास कर सकते हैं। कक्षा में क्विज की आवश्यकता नहीं है। सोचें फ्लैश कार्ड, जिस तरह दूसरे ग्रेड के छात्र गुना तालिकाओं को सीखते हैं, वही किसी भी उम्र के शिक्षार्थियों के लिए एनाटॉमी, गणित या कानून पर
खुद को क्विज करने के लिए काम कर सकता है। आत्मरीक्षण अप्रिय लग सकता है क्योंकि इसमें पुनः पढ़ने की तुलना में अधिक प्रयास लगता है, लेकिन पहले ही उल्लेख किया गया है, रिट्रीवल का जितना अधिक प्रयास उतना अधिक स्मरण। सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना छात्रों को गलत तरीके से बनाए रखने से रोकता है और सही उत्तरों की बेहतर सीखने की प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। कम जोखिम वाले क्विजिंग को शामिल करने वाली कक्षाओं के छात्र इस अभ्यास को अपनाने लगते हैं। जिन छात्रों का बार बार परीक्षण किया गया वे अपनी कक्षाओं को अधिक सकारात्मक रूप से रेट करते हैं। प्रिंसिपल रोजर चैम्बरलेन का निष्कर्ष जब उनसे पूछा गया कि क्या अभ्यास क्विजिंग सिर्फ रटने की ओर ले जाती है, उन्होंने कहा, बच्चे किसी अवधारणा का मूल्यांकन, संश्लेषण और अलग अलग सेटिंग्स में लागू करने में सक्षम होंगे जब उनके पास ज्ञान का आधार और स्मरण शक्ति होगी। यह उन्हें उस शब्द या अवधारणा को समझने में समय बर्बाद करने से बचाएगा। इससे उन्हें एक उच्च स्तर पर जाने की अनुमति मिलती है।